सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका शीर्षक है न्यायपालिका। इस चैप्टर का अध्ययन लोग पूर्व में भी कर चुके हैं, जिसमें सरकार के अंग, न्यायपालिका का वर्णन और न्यायपालिका के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम लोग स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों कहा गया है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब है हर क्षेत्र में व्यक्ति को, प्रत्येक भारत के नागरिक को स्वतंत्रता मिलेगी, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र हो या न्याय क्षेत्र हो, सभी में एक समान अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग यदि कोई ताकतवर नेता है और वो आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया उसने और आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं, तो न्यायाधीश भी क्या करेगा? वो नेता की हिफाजत करता है, यानी नेता के पक्ष से में कार्य करेगा, क्योंकि नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश हैं वो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायपालिका को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में फैसला सुनाए। और लेकिन जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, इसलिए इस तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है। भारतीय संविधान के आधार पर इस प्रकार का किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी साधारण नागरिक पर कोई भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। और इसी कारण से, इसीलिए जो हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा का जो स्वतंत्रता है वो एक पहलू क्या है? शक्तियों का बंटवारा। ये इसका एक पहलू है और यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है, बुनियादी नींव। इसी के आधार पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो इसी बुनियादी पहलू के आधार पर होते हैं। और इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका, जो हमने आपको बताया था, विधायिका, कार्यपालिका जैसी सरकार या अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं ले सकती हैं। आप आए दिन समाचार पत्रों में भी देखते हैं कि न्यायपालिका नागरिकों की तरफ से जो याचिकाएं की जाती हैं, उन याचिकाओं पर न्यायाधीश होते विचार करते हैं और यदि सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और वो न्याय संगत नहीं है तो उसका विरोध करते हैं और उसको रद्द करने के लिए आदेशित भी करते हैं। क्योंकि न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो स्वतंत्र रूप से है और जो सभी शक्तियां हैं वो इस तरह के जो सुझाव आते हैं उनको यह भी महसूस करना पड़ता है कि उच्च न्यायालय और जो सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह भी अधिकार प्राप्त किया गया है कि जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कानूनी शाखाओं का कोई भी दखल नहीं होगा, सरकार की जो भी शाखाएं उनमें कोई दखल नहीं करेंगे। और न्यायपालिका की में भी यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। आप सबको बताया था कि रक्षा जो करने का कार्य बताया गया था, उसमें दिया गया था कि न्यायपालिका है वो कानूनों की रक्षा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के को स्वतंत्र रूप से
अधिकार प्राप्त होती है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो भारत में जो अदालतें उनकी संरचना कैसे की गई है, इनको 3 स्तरों में बांटा गया है। भारत में जो भी अदालतें बनाई गई वो 3 अदालत बनाई गई है। इसका सबसे निचला स्तर है, उसका नाम है अधीनस्थ न्यायालय या इसे हम जिला अदालत बोलते हैं। और द्वितीय स्तर पे आता है उच्च न्यायालय, और जो सबसे उच्च स्तर होता है उसमें आता है उच्चतम न्यायालय अथवा इसे सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिले अदालत क्या होती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में कई जिले होते हैं और उन जिलों में एक ऐसी अदालत आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर बनाई जाती है या किसी शहर में होती है। ये बहुत ही तरह के मामलों की सुनवाई भी करती है और उसके साथ साथ जो प्रत्येक जिले में एक जिला अदालत होती है जिसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसको जिला न्यायाधीश कहा जाता है। तो जो अधीनस्थ न्यायालय में छोटे स्तर होते हैं, जो भी हर प्रकार के जो केस होते हैं उनकी सुनवाइयाँ होती है और प्रयास किया जाता है उनका निर्णय यही हो जाए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मुकदमे अदालत बनाती हैं जिनको का निर्णय सही नहीं हो पाता, उसके लिए वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेती है। दूसरा नंबर आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्योंकि हमारा देश कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर हर राज्य में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, हर राज्य का एक अपना उच्च न्यायालय होगा। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में केस जो अदालत सॉल्व नहीं होते हैं वो उच्च न्यायालय में जाते हैं और वहाँ पर उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। और जब वहाँ नहीं हो पाते हैं तब जाकर के वो सबसे उच्चतम न्यायालय में यानी सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है, क्योंकि राज्य के हिसाब से ये ऊंची हो जाएगी और देश के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय ऊंचे होगा। और उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है। जो भी हमारे केस हमारे राज्य के विभिन्न शहरों में सॉल्व नहीं होते हैं वो उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में उनकी सुनवाई होती है। थर्ड नंबर आता है उच्चतम न्यायालय, जो हमारा देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं और इसमें देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। यह नई दिल्ली में स्थित है और देश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं वो देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं और जो न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश किया जाता है वो सभी को निचली जो स्तर की जो अदालतें होती हैं उनको स्वीकार करना होता है। अगला टॉपिक आपका आता है विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। तो विधि एक मतलब कानून का पालन, जो शाखाएं होती हैं जिनके आधार पर अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है उनको, इनके आधार पर जो केस आते हैं जो मुकदमे आते हैं उनको किन श्रेणियों में रखा जाए। तो यहाँ पर 2 श्रेणियों में बताया गया है, आपराधिक अथवा जिसे फौजदारी कानून कहते हैं और दूसरा होता है दीवानी कानून या सिविल लॉ जिसे कहा जाता है। यहाँ पर सर्वप्रथम आपराधिक अथवा फौजदारी कानून, जिसमें अपराध से संबंधित जो व्यवस्था की जाती है उनके बारे में इस कानून के अंतर्गत, जैसे दहेज हत्या का मामला है, वो समाज के विरुद्ध जो भी कार्य होते हैं, उल्लंघन होते हैं नियमों के, वो सब आपराधिक या फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं और इनका निर्णय यही पर किया जाता है। दूसरा आता है दीवानी कानून या सिविल लॉ। यह हमारी विधि व्यवस्था किसी भी दीवानी कानून या सिविल लॉ के अंतर्गत उनसे संबंधित मामलों को भी देखती है और यह व्यक्ति विशेष के जो व्यक्ति विशेष के अधिकार होते हैं उनके जो संबंधित जो मुकदमे होते हैं वो दीवानी कानून या सिविल लॉ, जैसे जमीन का है, ठीक है, और भी बहुत सारे कानून होते हैं जो इस कानून के अंतर्गत आते हैं। और आपका इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक आता है वो है क्या हर व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है।
क्योंकि अब आप पूर्ण चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आप ये समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप शायद दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ, हर व्यक्ति न्याय की शरण में जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि उसे संविधान के आधार पर प्राप्त मौलिक अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, उस स्वतंत्रता अधिकार में उसे हर क्षेत्र में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वह न्याय से संबंधित हो, सभी अधिकार उसको प्राप्त है। तो इसलिए वो हर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। क्योंकि जो भारत के सभी नागरिक हैं वो, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से यदि हम सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि जो व्याख्या की गई है संविधान की, उसमें ये मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, इसलिए हम उसको सैद्धांतिक, जब हमारा कोई सिद्धांत बन जाता है उसके आधार पर भारत के सभी नागरिकों देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। और इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार भी प्राप्त है। यदि किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्याय के लिए अदालतों में भी जा सकता है। और अदालत की जो सेवाएं वो सभी के लिए उपलब्ध है। अदालत की सेवाएं जो भी हैं वो ऐसा नहीं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए हो, वो सेवाएं देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए उपलब्ध है। लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालतों में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। उसका कारण है जो समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ, उसका कारण है क्योंकि जो गरीब होता है वो उन न्यायाधीशों की मनमानी फीस को नहीं दे पाता है, इसलिए उन्हें कभी कभी वो उचित न्याय से वंचित भी रह जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया न केवल काफ़ी पैसों या कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है और समय भी लगता है। कभी कभी उसका भी कारण होता है, धन का भी कारण होता है, और उसके साथ साथ समय की खपत को भी देखते हुए ये समस्याएं आती हैं। लेकिन अधिकार सभी को प्राप्त होता है। आज आपका इस चैप्टर का चैप्टर आपका यही समाप्त हो गया है। अगले टर्म में हम लोग इससे संबंधित प्रश्न और मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे।